डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे छात्रों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ताज का शासन इसलिए क्योंकि इससे एक वर्ष पूर्व यानी 1857 में 10 मई 1858 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटना घटी। इसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश सरकार जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके यानी भारतीय उपनिवेश का शासन सीधे ताज के अधीन कर दिया। इसलिए अब से जो अधिनियम आएंगे, कानून जो भी निर्मित होंगे, वो ताज के अधीन, ताज के शासन के अधीन ही चलेगा। 1858 से लेकर 1947 तक भारत में प्रत्यक्ष रूप से ताज का शासन रहा। तो आइए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी विशेषताएं देखते हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यानी जो अधिनियम या कानून आया 1857 की घटना घटने के पश्चात लाया गया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। यह अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। यानी इस अधिनियम को पहली बार आपको ये याद रखना है कि इसको गुड गवर्नेंस एक्ट कहा गया। यानी भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए अधिनियम लाया गया कि और इस अधिनियम ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 से अब तक जो यहाँ काम कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर, जितने गवर्नर होते थे, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। जो ब्रिटिश का राजकोट था उसके अधीन इसको हस्तांतरित, अब वही वहाँ से अपना भारत में शासन चलाएगा। इस बात की व्यवस्था की गई 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता क्या है कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसरॉय कर दिया गया। यह वायसरॉय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय बने। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हमेशा याद रखना है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, किस अधिनियम के द्वारा भारत का जो पद है उसका नाम बदलकर वायसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, और भारत के सबसे पहले वायसरॉय कौन थे। इस सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, अच्छे से हमेशा याद रखना है। तो इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का नाम था अब वो क्या कहा जाएगा, भारत का वायसरॉय कहा जाएगा। और क्या सबसे पहले वायसरॉय कौन थे भारत में, तो भारत के जो पहले वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग हुए। और इन्हीं के ज़माने में ही क्या घटना घटी, 1857 की घटना घटी। दूसरी विशेषता देखिए, इस अधिनियम के ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उन सभी को समाप्त कर दिया। और भारत में द्वैध शासन भी समाप्त कर दी गई। यानी भारत में भी इस प्रणाली के तहत, इस कानून के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट का स्थापना किया गया, और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी इस अधिनियम के तहत एक नए पद भारत राज्य सचिव उसका निर्माण किया गया, और इसमें संपूर्ण जो प्रशासन के नियंत्रण की इसी में जिम्मेदारी दी गई। और जो कि यह क्या था, ब्रिटिश सरकार का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था और ये सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी था। अगली विशेषता देखिए, चौथी विशेषता है कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी, और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। कहने का मतलब यह है, इस अधिनियम के तहत कि जो भारत परिषद की स्थापना की गई, 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई, जो कि आपका ये भारत मंत्री इसी को बोलते थे, भारत सचिव कहते थे। इन भारत का शासन ब्रिटिश ताज की ओर से चलाने के लिए भारत मंत्री या भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। और इस परिषद में जो कितने सदस्य हुआ करते, 15 सदस्य होते थे। पांचवी विशेषता देखिए इसकी
कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थे जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण कर सकता था एवं संपूर्ण भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव बने, ये हमेशा आपको याद रखना है। चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव बने। बोर्ड आपको पता ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थे उनको भी समाप्त कर दिया गया था। तो इस अधिनियम की विशेषता और मुख्यतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। इससे पहले जो आपका 1853 का जो चार्टर है उसी का जो मिला जुला के रूप, थोड़ा सा बस 1857 की घटना घटी, उसी परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर वायसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और जो भारत का प्रशासन जो करता था भारत सचिव का एक व्यक्ति करता था, या पूरी जो इसकी शक्ति थी, यहाँ भारत सचिव पूरे देश में इसी के अंडर होगा, एक नए पद का निर्माण किया गया। और ये जो भारत सचिव हुआ करता था वो इंग्लैंड सरकार के कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था और ये पूर्णतः जो आपकी क्वीन विक्टोरिया हैं उनके या राजमुकुट के प्रति जिम्मेदार या सक्षम होता था, जो पूरी यहाँ सूचनाओं को वहाँ पहुँचाता था। तो इसके ऑफिस भी यहाँ नहीं था बल्कि ब्रिटेन में था। तो ये था आपका 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसके बाद देखते हैं कि जो परिषद अधिनियम आए 1861, 92 और 1909 के परिषद अधिनियम, भाई इसको भी देख लेते हैं। संवैधानिक विकास में 1861 का अधिनियम, तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 92 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए गए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। इससे पहले हम लोग 1853 देखें, 1858 देखें, अब देखते हैं 1861 का परिषद अधिनियम। तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, यानी बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बार किसी भारतीयों को अंग्रेजों ने विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपने परिषद में नामित किया। वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकन राव विधान परिषद में मनोनीत किए गए। बेहद महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम ने अंग्रेज में पहली बार कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया और इसके तहत जो लॉर्ड कैनिंग थे 3 भारतीयों को नामजद किया। कौन थे वो? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। दूसरी विशेषता क्या 1861 के परिषद अधिनियम की कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। यानी मद्रास प्रांत और बम्बई जो प्रांत थे उसकी जो विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई थी, वो 1833 के अधिनियम के द्वारा अब उसको पुनः से लौटा दी गई। उनकी विधानसभाओं को जीवन दान या उनको पुनः जीवित कर दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की शुरुआत की यहाँ से। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। अब यहाँ से जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन यानी शक्ति का जो विकेंद्रीकरण शुरुआत है कहा भी जा रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुँच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। नेक्स्ट कोई विशेषता क्या है इसकी कि तीसरा विशेषता देखिए, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में विधान परिषदों का गठन होगा। इससे पहले बम्बई और मद्रास में
बंगाल में विधान परिषदें थी। और बंगाल में 1862 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट था, यानी NWFS कभी कभी आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और पंजाब में क्रमशः 1897 नई विधान परिषदों का गठन किया गया। चौथी विशेषताएं देखिए, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए एक अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो मतलब विभागीय प्रणाली शुरुआत किसके द्वारा की गई? विभागीय मंत्रालय की जो व्यवस्था की गई, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लॉर्ड कैनिंग को ही इसका श्रेय दिया जाता है विभागीय प्रणाली शुरुआत करने की, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत करने की। और इस अधिनियम के द्वारा ये भी जान लीजिए कि आप गवर्नर जनरल को आपातकाल में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा विधेयक पर और किसी विधेयक पर वीटो यानी वीटो का भी शक्ति दी गई। और ये भी जानिए कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है उसको देखते हैं। हाँ, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। वही पोर्टफोलियो विभागीय मंत्रालय यानी एक विभाग या दो विभाग का जो नियंत्रण या निर्देशन हो सकता है कोई एक सदस्य कर सकता था, या एक सदस्य का एक से अधिक सरकारी विभागों की देखरेख को मतलब मंत्री या मंत्रालय उसको दिया जा सकता था। नेक्स्ट विशेषता है कि इसने वायसराय को आपातकाल बिना काउंसिल की संस्तुति के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। यानी इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्य, यानी अब जो पहले सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे सरकार का आदमी थे, अब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। हालांकि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, परंतु यह पद्धति परोक्ष निर्वाचन की थी, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा की जानी थी। गवर्नर जनरल की विधान परिषद का नाम भारतीय विधान परिषद हो गया। दूसरी विशेषता क्या है? किसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। यानी इस अधिनियम के द्वारा अब जो सदस्य परिषद के विधान परिषद के सदस्यों बजट पर बहस कर सकते हैं। इसका बेहद महत्वपूर्ण ये अधिकार था, बजट पर बहस करने का अधिकार। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। यानी वायसराय अब केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कर सकता था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम इस अधिनियम में प्रयुक्त नहीं हुआ था। इससे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। यानी जो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी कि जो भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 2 के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरण पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु बजट की एक मत पर नहीं अपितु समग्र रूप से विचार हो सकता था। यानी आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो भारतीय विधान परिषद में पहला प्रश्न जो पूछा गया 16 फरवरी 1893 को पूछा गया। 16 फरवरी 1893 को बजट में पहली बार संसद में यानी परिषद में प्रश्न पूछा गया।
अब भारत में जो पहला बजट है आपको पता ही होगा, वो 1860 में 18 फरवरी 1860 में प्रस्तुत किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चार्टर अधिनियम 1861 पढ़ा हमने, 1892 पढ़ा। इसमें 3 अधिनियम को 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 61 का परिषद अधिनियम, 92 का परिषद अधिनियम। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1909 का जो परिषद अधिनियम है उसकी विशेषताएं, फिर 1919 और फिर उसके बाद हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे एमए के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी अन्य विषय की आप तैयारी करें तो आप ये जो पार्ट है आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से अमूमन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।